अनुप्रिया यादव, बड़े दिनों बाद आई हैं अनुप्रिया आज मेरे शो पे। बीच में तो जेडीयू के प्रवक्ता डिबेट से गायब ही हो गए थे और वजह सबको पता है। अनुप्रिया, किस पर सवाल पूछूं? पूछ लूं नीतीश जी के राज्यसभा जाने पर या संसद पर ही बात करेंगी अनुप्रिया? मानक जी, आपके शो में हूं और पूरी तैयारी के साथ में हूं। जिस विषय पर सवाल पूछने की इच्छा है पूछ लीजिए। तो चलिए पहले उसी पर बता दीजिए, आज क्या हो गया अचानक के नीतीश जी को राज्यसभा जाना पड़ा और परिवारवाद सारे आरोप आरजेडी पर लगाने के बाद अपने ही बेटे को बताइए राजनीति में फिर ले आए। अब परिवारवाद कौन कर रहा है, बोलिए। नहीं मानक जी, सॉरी, लाइन कट हो गई है इसलिए बिजली की समस्या है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए मर्माहत हम हैं, क्योंकि हमने पूरे चुनाव में यह कहा कि हमारे नेता 2025 से 30 बिहार की सत्ता को संभालेंगे। ये आपके लाइट चली गई है क्या? जी, इसलिए मैंने कहा कि बिजली की इशू है। अरे हम तो समझते थे कि सुशासन बाबू की सरकार में लाइट नहीं जाती है। अच्छा, आ गई बहुत आ गई। ये चलिए ठीक है। मैं कह रही हूँ मानक जी, एक जेडीयू के कार्यकर्ता होने के नाते और पूरे बिहार की जनता ये बहुत ही दुखी है, क्योंकि जैसे बीच मझधार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया, क्योंकि हमने पूरे इलेक्शन ये कहा कि 2025 से 30 मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे, बिहार की सत्ता को संभालेंगे, और इसी भरोसे पे बिहार की जनता ने जनमत भी दी और विश्वास जताया। लाख विपक्ष हंगामा करते रहा, लाख अटकलियां लगाते रही कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर में, लेकिन बिहार की जनता ने क्या चुना? वो सुशासन की सरकार चुनी और न्याय के साथ विकास का बिहार चुना, और देखा कि बिहार में हर तरफ हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो ऐसे सरकार को चुनना जरूरी है। दिल से मर्माहत हूं, और सच कहूं तो ठीक ही कहा आपने कि हम डिबेट्स में आना नहीं चाहते थे। मानसिक रूप से हम इतने स्टेबल नहीं थे कि हमें लगा कि हम अपने इस नेता के फैसले को कैसे हम लोग एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे नेता बिहार की जनता की सेवा में रहे। बट ये उनका निजी फैसला, और नेता जब फैसला लेता है तो एक बतौर कार्यकर्ता, एक पार्टी का सिपाही होने के नाते हमें वो सम्मान्य है। और आपने दूसरा सवाल पूछा परिवारवाद से। अब ये बता दीजिए मानक जी, आप तो सच में ठीक ही कहा फराज भाई ने कि आप भाई एक ऐसे एंकर है जहां पे बातचीत करने के पहले लोगों की जो है वो तैयारी मुकम्मल होती है, नहीं तो फिर यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन 20 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार जी ने कब अपने बेटे को लॉन्च किया राजनीति की? बहुत आसान था कि एक एमएलसी का सीट वो दे देते, बहुत आसान था, वो कहीं किसी विधानसभा से चुनाव लड़वा देते और कहते कि स्वास्थ्य मंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन ना तो पार्टी में शामिल हुए और ना ही उन्होंने सत्ता में शामिल करने का फैसला किया। अब जब नेता हम लोगों को बिहार की जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जब राज्यसभा रहेंगे, तो उस बीच में और बिहार की जनता के साथ साथ में पार्टी की एक मांग थी कि एक तो कोई वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो पार्टी को सब इकट्ठे लेके चले, क्योंकि हम एक समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और नीतीश कुमार जी ने बेटे को कहा कि जाइए आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष का रास्ता चुना। जैसे एक अनुप्रिया अपनी पार्टी में 12 से आज तक एक संघर्ष का रास्ता कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम करके यहां पहुंचती है, तो नीतीश कुमार जी के बेटे के लिए कोई बहुत बड़ा प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आइए आपको कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप भी संघर्ष कीजिए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप चयन होकर आगे। मतलब चुनाव लड़ेंगे ना निशांत कुमार? जहां तक संघर्ष तो तभी होगा ना जब चुनाव लड़के पहुंचे वो। देखिए, ये मुझे लगता है कि जो मुझे जानकारी है, और जब जानकारी होती है उसी विषय पे बात करती है। और ना तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है, ना ही मुझसे पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बीजेपी ने हटा दिया, बीजेपी ने कुर्सी खा ली, इसका जवाब क्या है? नहीं, कुर्सी खाली क्या मानक जी? हाँ, बीजेपी का सीएम बनेगा। आपके चेहरे पर चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ठीक है, 2020 याद कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। तब तो बीजेपी ने कहा हमसे बड़ी गलती है वो, उसने कहा कि नहीं, हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आप ही लीड कीजिए। और वर्तमान जो इलेक्शन हुआ उसमें भी उसने कहा। देखिए मानक जी, अब इस विषय से अब आगे बढ़ जाना चाहिए। वर्तमान विषय पे आज हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उस पर अगर कभी आपकी इच्छा होगी तो मैं चर्चा करने को तैयार। अच्छा ठीक है, चलिए। लेकिन आज मैं यहाँ बैठे विपक्ष के तमाम नेताओं से प्रवक्ताओं से पूछती हूँ कि अगर मानक गुप्ता जी आपको आज शो पे बुलाया है तो पहले से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले बता दिया था किस विषय पर चर्चा करेंगे, और आप बुला करके आपको किसी और विषय पर चर्चा कराते। तो मुझे पता है मानक जी, एक ऑब्जेक्शन तो सभी लगाते, गलत बात है मानक भाई, आपने बुलाया किसी और पे, चर्चा करा रहे किसी और पे। ये तो शो है मानक जी 1 घंटे का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सदन मानक जी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। मानक जी जवाब एक मिनट भाई, अतुल भाई बहुत दिनों के बाद मौका मिला, बोलने दीजिए। सरकार की तैयारी नहीं है मानक जी।
सुन लीजिए, मैं आप सभी पे आ रही हूँ। अभी मैं फराज भाई को भी सुन रही थी, अनुराग जी आपको भी सुन रही थी, अतुल भाई को भी सुन रही थी। आप देखिए, उनको आज पूरी की पूरी हर विपक्ष क्या कहती है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे विषय पर चर्चा नहीं होती, इतनी गंभीरता से बाहर निकल के हंगामा करते हैं, सदन में हंगामा करते हैं। अरे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आपके विषय पर चर्चा करने बुलाया गया, और ठीक ही कहा मानक जी ने कि 2 दिन रुक जाते। एकदम गंभीर अगर मामला ही था तो गंभीर मामला आपने पहले चुना कब? जब आप बजट सत्र पे बात हो रही थी, तब पूरे बजट सत्र में आपने कहा कि जनरल नरवणे की पुस्तक पे सवाल उठाया। और मैं एक सवाल फिर पूछती हूँ, अगर वह पुस्तक लॉन्च हो चुका था तो 2 दिन नौटंकी क्यों किया आपने सदन में? क्यों आप उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए अब समय लगाए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के आप कह देते कि यह आरोप है। उस पूरे होली के पहले के पूरे सेशन को आपने बर्बाद किया, आप वहां चर्चा नहीं की, और आप पूछते कि चर्चा करने से सरकार भागी है। अनुप्रिया, नहीं, एक मिनट, मणिपुर पर भी चर्चा हुई, आप भागे। आप जब हमारे सीज फायर की बात हुई, जब ऑपरेशन सिंदूर पे हुआ, तब भी आप भागे। और दृश्य याद होगा मानक जी, मैं गलत हूं मुझे बताइए, सरकार बोल रही थी, लंबे समय तक बोली। अच्छा ठीक है अनुप्रिया, ऑलराइट, ओके अनुप्रिया, एक चीज बोलूंगा, मैं एक चीज कहूंगा बस, और लगे तो आपकी तारीफ भी कर दूं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं अनुप्रिया, यू आर अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, तारीफ कर रहा हूं। पर उसके साथ ये भी बता दूं, जब कभी तर्क हल्का होता है ना, तो वहीं के वहीं वो पकड़ में आ जाता है। आपका तर्क ये वाला कि अगर मैं किसी को डिबेट में बुलाता हूं और उसके बाद टॉपिक चेंज कर देता हूं तो फिर ये गलत है। हमारे डिबेट में अक्सर ऐसा होता है अनुप्रिया, न्यूज 24 या बाकी सारे न्यूज चैनल 24 घंटे के न्यूज चैनल हैं। मान लीजिए डिबेट हमने किसी और मुद्दे पे की, अचानक कोई बड़ी खबर आ गई। जब कोई बड़ी खबर आ जाती है तो अपने पैनलिस्ट से हम उस पर सवाल पूछते हैं, चेंज कर देते हैं, तो डिबेट का मुद्दा, टॉपिक फौरन चेंज हो जाता है। आपको भी पता है, इसीलिए अगर युद्ध आ गया तो क्यों नहीं चेंज हो सकता टॉपिक, बताइए। हाँ ठीक है मानक जी, मैंने ये भी स्वीकारा और कहा भी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती तो लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, अरे ऐसे कैसे विपक्ष चलेगा? आप कहीं का सदन में बोलने नहीं दिया जाता, फिर बुलाने पर आप कहते नहीं है, बात करते नहीं, और ठीक है ये गंभीर विषय है, मैं मानती हूं कि मिडिल ईस्ट में जो हो रही है गंभीर विषय है। और हमारे जयशंकर साहब ने कहा भी है कि 68,000 लोगों को हमने जो सुरक्षित निकाला है। मानक जी थोड़ा गंभीरता दिखाइए। हमारे लोग, सतीश कैसे, हमारे लोग सतीश कैसे, सतीश जी एक मिनट, जो हमारे लोग फंसे हैं, चाहिए कि हमारे लोगों को बुलाना है कि पहले के यहाँ बैठ के चर्चा करें, और ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश की सरकार दुरुस्त है और हर एक विषय पर चर्चा चाहती है। ओके अजय आलोक 20 सेकंड, अजय आलोक 20 सेकंड। वो सुबुद्धि नहीं है कि वो चर्चा कर सके, लेकिन मानक में आपको चिल्ला के दम भरते हैं। अनुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है मानक। आपके टीवी की डिबेट और पार्लियामेंट की डिबेट में जमीन आसमान का अंतर है। पार्लियामेंट की डिबेट संविधान के डेकोरम के हिसाब से चलती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से। इस देश में प्रेसिडेंट के बाद स्पीकर साहब का लोकसभा के स्पीकर का नंबर आता है। उन पे अगर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ हो तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस देश के लिए नहीं हो सकती है। काम खत्म। ओके सतीश कैसे समझ में आता है? पता है बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, सब बोलना चाहते हैं, लेकिन पहले सतीश कैसे। सतीश जी